हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस जो है अच्छे से चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी एंड टुडे इज डे 13 ऑफ अवर सीरीज। सो टॉपिक है सोशलाइजेशन, हम डिस्कस कर रहे थे। तो सोशलाइजेशन के आज जो टॉपिक्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, और इसमें एक बहुत मेन फैक्टर होता है जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उसकी जो फर्दर टाइप्स होती हैं उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो वो भी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप वीडियो के साथ जुड़ते जा रहे हैं, जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी आकर ये जो वीडियो प्रीमियर हो रही है इसका पार्ट बन पाएँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। सो देखिए, इससे पहले कि मैं आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस करूं, कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने ज़रूरी हैं। सो देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन भी हमें आता है तो इसका आंसर क्या है कि इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट इन द सोसाइटी एंड एक्सेप्ट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, वो सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख जाए तो हम कहते हैं कि वो सोशलाइज हो गया। और वो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी जिस तरह से चलती है, ठीक है, उस तरह में खुद को ढालने की कोशिश करे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल क्या है, वो चीज़ें लर्न करता है ताकि वो सोशलाइज हो सके। ठीक है, तो अगर इन कॉन्टेक्स्ट टू एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट इन सोसाइटी, एक्सेप्ट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अब ये क्वेश्चन किस तरह से घूम के आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमें कंसेप्ट पता है तो किसी मर्जी तरह से क्वेश्चन आ जाए हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट क्रूशियल एज ऑफ सोशलाइजेशन, ये कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड, जहाँ पे बच्चा 2 या 7 साल के बीच में होता है। इसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना एक्चुअली स्टार्ट नहीं करता, वो प्ले वे जाना स्टार्ट कर सकता है, क्रेच में जाना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की सबसे जो क्रूशियल स्टेज होती है वो होती है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे की सोशलाइजेशन हम कहते हैं कि स्टार्ट होती है आउटर वर्ल्ड के साथ, वो मिलना जुलना स्टार्ट करता है 2 साल के बाद, जब वो उसके फ्रेंड्स, छोटे छोटे से फ्रेंड्स बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो प्ले वे में जाता है, वहाँ पर उसको अलग एनवायरनमेंट मिलता है, फर्स्ट टाइम वो अपनी मदर से दूर होता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की सबसे क्रूशियल एज कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 to 7 ईयर्स। और इसमें एक और फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चा सबसे पहले बोलना कब स्टार्ट करता है? अर्ली चाइल्डहुड में। हम कहते हैं ना कि कोई बच्चे होते हैं जो जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज है स्टार्टिंग, वो है अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पर बच्चा किस तरह की लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करता है, वो बहुत क्रूशियल एज है। बच्चे को हमें सिखाना चाहिए कि किस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, जो वो देखेगा उसी तरह से वो बोलने की कोशिश करेगा। क्लियर? और देखिए, इसमें अर्ली चाइल्डहुड हम क्यों कहते हैं कि ये क्रूशियल एज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को पता लग गई वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है या फिर उसके मतलब वो परमानेंट नॉलेज होती है, परमानेंट नॉलेज होती है जो बच्चे को इस एज में सिखाई जाती है। हम कहते हैं ना कि 7 साल से पहले आप बच्चे पर पूरा टाइम लगाइए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए या फिर उसको थोड़े बहुत मैनर सिखाइए, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। जो बच्चा वहाँ पे सीखता है उसको बिलीव करता है कि बस ये बात सही है। फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जांपल है जेंडर की। बच्चा गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट कर देता है, उनकी क्लोथिंग में डिस्टिंग्विश करता है। अगर आप किसी बॉय को फ्रॉक पहनाने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, उसको अर्ली चाइल्डहुड में पता लगती है। क्लियर? सो जेंडर जो रोल्स तो नहीं, जेंडर की जो ट्रेट्स होती हैं बेसिकली, वो चीज़ें बच्चों को पता लगती हैं इस एज में। नाउ फाइनली वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन. So these are the 5 factors that are affecting socialization. First is social interaction, gender, economic status, language and parenting style. So social interaction में जैसे कि आपको पता है, अगर हम socialize होते हैं तो किसके कारण होते हैं? Interaction with others. अगर दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तभी तो हमें सोशलाइजेशन की हमें कमियां पता लगती हैं। क्या सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम नहीं खुद को ढाल पा रहे, वो चीज़ें पता लगती हैं। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि देखिए अगर आपका फ्रेंड सर्कल बन गया समझ लीजिए, वो अगर उनकी लैंग्वेज जो है अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर वो अच्छी लैंग्वेज नहीं है, तो वैसा ही आपका बोलने का स्टाइल, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। हम कहते हैं जैसी संगत में रहोगे वैसी रंगत खुद पे आएगी, तो वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। हम किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनका क्या बोलने का स्टाइल है या फिर बातचीत करने का नज़रिया है, देखने का, वो सारी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर तो देखिए हमारी इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव हमें सामने वाला भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या पड़ेगा, गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। गुड इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम सोशलाइज बेटर तरीके से हो पाएंगे। अगर हम सारा दिन रहेंगे उन लोगों के बीच में जो एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, है ना, तो वो चीज़ों का इफेक्ट हम पर पड़ेगा, हम भी लोगों की बुराइयां करनी स्टार्ट कर देंगे। या तो दो चीज़ें हो सकती है देखिए, या तो फिर हम बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे उस ग्रुप से, अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स हम ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे जो हमें हमारे अकॉर्डिंग सही लगता है या फिर जो वेल बिहेव्ड ग्रुप है, तो हमारा इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इसको कट नहीं किया, इसको अपना लिया इस ग्रुप को, तो हम क्या बन जाएंगे, उसी तरह के ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे जो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है या फिर अच्छे से बात नहीं करता है या फिर लोगों की बुराइयां करने में बिलीव करते हैं। क्लियर। तो सोशल इंटरेक्शन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर में हम अक्सर करते हैं कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। कहने को है ये बातें कि जेंडर जो है बिल्कुल बायस नहीं होता है, मेल और फीमेल इक्वल हैं, लेकिन हमें हर जगह जेंडर बायस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सोशलाइज होने में भी इसका इफेक्ट है कि हम किस हद तक सोशलाइज होते हैं या फिर हमारा क्या सर्कल होता है, क्या हम काम कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको टेक्स्ट बुक्स हमने पढ़ा था ना, टेक्स्ट बुक्स में भी जेंडर बायस किस तरह से शो किया जाता है। अगर कोई पर्सन ऑफिस जा रहा है या फिर कोई फील्ड जॉब में है, तो वो क्या दिखाते हैं कि वो मेल पर्सन है। अगर किचन की बात आती है, कोई निटिंग स्टिचिंग की बात आती है, तो वो क्या दिखाते हैं कि ये फीमेल है। कहीं पे लिखा है कि ये काम सिर्फ फीमेल्स ही करेंगी, है ना। आजकल के टाइम में तो शेफ़ जो हैं मेल्स इतने ज़्यादा हैं, तो किचन को इनके साथ रिलेट करके क्यों नहीं दिखाया जाता। तो जेंडर बायस हमें हर जगह देखने को मिलती है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही नहीं। अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई 10 काम अलॉट करने हैं, ठीक है, एक ग्रुप में 5 मेल्स हैं 5 फीमेल्स हैं, तो उनके करने वाले 10 काम हैं। तो 10 कामों में जो तो फिज़िकल वाले काम होंगे जिसमें ज़ोर लगता होगा, सपोज़ कोई सामान शिफ्ट करना है ना, भारी बॉक्सेस उठा के कहीं रखने हैं, तो वो काम किसको दिया जाएगा, मेल मेंबर्स को। और जो सफाई का काम है कि सपोज़ हमने रूम खाली करना है तो हैवी सामान शिफ्ट करना है, तो वो फिज़िकल वाला काम मेल्स को दिया जाएगा, और जो सफाई वाला काम है वो किसको दिया जाएगा, फीमेल्स को। तो यहाँ पर भी हमें क्या नज़र आता है, जेंडर बायस। क्लियर। तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन में। वैसे तो देखिए सारे फैक्टर्स ही अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बेसिकली हमने देखना होता है कि किस में किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस। अब इकोनॉमिक स्टेटस 3 तरह का होता है, रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। अब जो तो रिच क्लास है वो पार्टीज़ में जाते रहते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो उनका सोशलाइजेशन उस हिसाब से होगा, उनकी सोसाइटी उस अकॉर्डिंग होगी। हाई लेवल की सोसाइटी, वो मतलब छोटे लोगों के साथ बैठना उठना पसंद ही नहीं करते हैं। और जो मिडिल वर्ग होता है, बिल्कुल बीच का वर्ग होता है, ये मतलब इतना झिझकते नहीं है, ये थोड़े नीचे वर्ग के साथ भी बैठते हैं, और इनकी जो हम कह लेते हैं कि इंटरेक्शन है या फिर सोसाइटी, इनका कल्चर है, वो मिक्स होता है, रिच के साथ भी होता है और पुअर के साथ भी होता है। क्लियर। लेकिन जो पुअर पीपल हैं, इनके पास ना तो कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ना ही इनका ऐसा सोर्स होता है कि ये ज़्यादा सोशलाइज हो पाएँ। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। जो रिच पीपल होते हैं वो ना एक तरह से बाउंड भी हो जाते हैं कि आप इसी तरह से बिहेव करेंगे, आप खुलकर मस्ती नहीं कर सकते। आपने मूवीज़ में भी अक्सर देखा होगा, जो रिच पीपल होते हैं वो बिल्कुल वेल बिहेव्ड, और जो मिडिल क्लास या फिर पुअर होते हैं वो खुल के अपनी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कौन देख रहा है या फिर हमारी इस बात का कोई
न्यूज़ में बात आएगी या फिर कोई इशू क्रिएट होगा, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारा सोशलाइजेशन का ढंग किस तरह का है, वो भी किस तरह से होता है जिस तरह की हमारी सोसाइटी होती है। क्लियर, ये चीज़ आगे समझ में। देन नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज है जो भाषा आप बोलते हैं, कितनी इफ़ेक्टिवली बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं लूँगी, आपके जो आपने अगर किसी पॉलिटिशियंस की स्पीच सुनी है ना, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, उनकी स्पीच समझ लीजिए वर्ड्स कम होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव वर्ड्स होते हैं। होते कि नहीं होते? फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी क्या होती है, उनकी वर्डिंग सुनने वाली होती है। बोलते कुछ शब्द हैं लेकिन कुछ ही शब्दों में इतना बड़ा मीनिंग होता है उनके पास। तो वो क्या है, लैंग्वेज है, कितनी इफ़ेक्टिव हम बोल पाते हैं। ठीक है, वो हमें सोसाइटी में हमारा जो है सोशलाइज होने में हेल्प करती है और हमारी एक अपनी पहचान, अपनी इमेज बना देती है। क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी रीजन में जा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल अलग तरह की मैं लेके आपको बता रही हूँ। आप किसी रीजन में जा रहे हैं, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आपको आती है, तो आपकी इंटरेक्शन कैसे होगी, अच्छी होगी, क्योंकि आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है, जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, तो क्या आप इशारों में बताते रहेंगे कि मुझे ये खाना है, मुझे वो दे दो, है ना? तो कैसे आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहाँ पे इंटरेक्शन ही नहीं होगी। तो सोशलाइजेशन के लिए एक तो आपकी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होनी ज़रूरी है। जितनी इफ़ेक्टिव लैंग्वेज होगी उतना आप वेल बिहेव्ड या फिर वेल इन्फ्लुएंस्ड होंगे। और सेकंड क्या है कि आपकी लैंग्वेज जितनी बेहतर आपको आती है, आप जहाँ पर भी जाते हैं वो भी इफ़ेक्ट डालती है। दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होना, सेकंड वो लैंग्वेज आपको आना जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जहाँ पर भी आप जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब देखिए इस पर तो हम अलग से नहीं, इसके बाद ही जस्ट इसके जो वेरियस टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं ओवरव्यू बताती हूँ आपको पेरेंटिंग स्टाइल्स में क्या होता है। आपको पता है डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं एक तो, जो हर वक्त अपनी बात थोपते रहते हैं कि बच्चों आपने ऐसा करना है, डांट डांट के हर बार बोलते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्ट पेरेंट्स होते हैं जो प्यार से बच्चों को समझाते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है सोशलाइजेशन पर। बच्चा फैमिली के एनवायरनमेंट में उसको कितना एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, कितना वो दब कर रहता है, अंडर प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें जब बच्चा उस फैमिली एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है सोसाइटी में, तो तब उसके पास जो आउटर सोसाइटी होती है वो इन्फ्लुएंस वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। क्लियर। उसका जो बेसिक इतने साल थे अपनी फैमिली के बीच में, उस एनवायरनमेंट में गुजारा उसने, तो वो क्या उसके जो बाहर उसके बाद वाली उसकी दुनिया है वहाँ पर इफेक्ट नहीं डालेगा, नेचुरली डालेगा, क्योंकि उसकी बेसिक नेचर, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी पर्सनालिटी, सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है कि पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह का है फैमिली में। ठीक है, पेरेंट्स बच्चों को टाइम देते हैं, नहीं देते हैं, उनके साथ प्यार से बात करते हैं, कोई उनके डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ये फैक्टर्स का टॉपिक है ये तो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। सो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव पेरेंटिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। अब ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों की जो पेरेंटिंग रही है वो किस तरह की रही है। क्लियर। तो देखेंगे कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग से। सो देखिए अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग होती है, यहाँ पे जो पेरेंट्स का नेचर होता है वो होता है बिल्कुल वार्म नेचर, यानी कि प्यार से वो अपने बच्चों से बात करते हैं। कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करना होता है तो उनकी राय भी लेते हैं, खुद भी बताते हैं, यानी कि उनकी इंटरेक्शन होती है। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो चाइल्ड है उनका वो एक्टिव होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स बोली जा रहे हैं और बच्चा ही सुन रहा है, ठीक है, वो डांटी जा रहे हैं, बच्चा चुप करके सुनी जा रहा है या फिर उनके ऑर्डर्स मान रहा है ना। हर तरह के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स से बच्चों को समझाते भी हैं, उनकी राय भी लेते हैं, तो बच्चा एक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों को पनिशमेंट देने का रूल नहीं होता। जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन प्यूनिटिव, यानी कि पनिशमेंट नहीं देते हैं वो।
अगर बच्चे ने कोई गलती भी कर दी तो उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं, उसको समझाते हैं प्यार से बिठाकर कि ये चीज़ आपने गलत की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे को गाइड करते हैं। उसके बाद है कि ऐसे नहीं है कि इनको हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो उनके लिए बनाए जाते हैं। रूल्स प्लस लिमिट्स सेट की जाती हैं बच्चों के लिए कि आपको ये बात बोल दी बेटा आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो लिमिट्स भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल उनका सांस ही बंद कर दो, गला दबा दो उनका, है ना, कि आप लोगों ने ऐसे बोल दिया तो ऐसे ही करना है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं है। लिमिट सेट करते हैं ताकि बच्चा अपनी हद में रहकर खुद ही सीखे कि ये हमने लिमिट हमारी खुद ही बना ली है। इससे पहले कि पेरेंट्स स्ट्रिक्टली उस चीज़ को बनाएं, वो बच्चे को बता देते हैं और बच्चा धीरे धीरे अपनी नेचर में वो चीज़ इम्बेड कर लेता है। क्लियर? तो अप टू सर्टेन लिमिट वो चीज़ करते हैं। अगर वो बच्चा लिमिट या फिर रूल्स ब्रेक करता है तो उसको वो बताते हैं रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने ट्रिप पर जाना है, बच्चे ने ट्रिप पर जाना है लेकिन फादर ने मना कर दिया कि बेटा आपने ट्रिप पर नहीं जाना है, तो बच्चा एक बार तो ऐसे मूड ऑफ भी होगा, लेकिन फिर ऐसे नहीं है कि वो बोल देंगे कि बस मैंने बोल दिया तो नहीं जाना है, वो रीज़न बताएंगे उसके पीछे कि क्यों नहीं जाना है, ठीक है, व्हाट्सएवर। तो बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को ना सुनने की हैबिट होनी चाहिए, वरना बच्चे क्या है, ज़िद्दी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर बार बच्चा जो चीज़ डिमांड करे उसको दी जाए या फिर उसकी हर बात मानी जाए, फिर तो बच्चा समझ लीजिए हाथ से ही निकल गया, है ना। तो बच्चे को ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए, हाँ सुनना तो उनको आता ही आता है। क्लियर ये चीज़? उसके बाद होता है, हम कहते हैं कि ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। पेरेंट्स क्या है, बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करते हैं लेकिन अपना डिसीजन उन पर थोपते नहीं हैं, उनको इंडिपेंडेंट सोचने के लिए छोड़ते हैं कि बच्चा खुद से भी तो अपनी नेचर डेवलप करे, हाई इंडिपेंडेंस के साथ हाई डिसीजन मेकिंग की। बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हम छोड़ेंगे तो ही तो वो प्रॉपरली डिसाइड कर पाएगा किसी भी सिचुएशन में। अगर हम ही उसको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप ये करो वो करो ऐसे करो, ठीक है, इसके रिलेटेड आप ये डिसीजन ले लो, बच्चे को भी तो सोचने दो, उसका दिमाग भी तभी चलेगा ना जब आप उसको छोड़ेंगे कि बेटा आप खुद से डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है, आपको क्या गलत है, आपको पता होना चाहिए। तो बच्चा क्या है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग उसमें आती है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स में। तो देखिए बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बिल्कुल बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया जाता, ठीक है, उसको लिमिट्स में भी रखा जाता है लेकिन उसको फ्रीडम भी दी जाती है। क्लियर? इसमें जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं बच्चों के लिए, हाई एक्सपेक्टेशंस, वो बच्चे को इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो उनके लिए हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और इनमें बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वो किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं, उनको खुला एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बच्चों की हाई होती है। पर ऐसे नहीं है कि अगर वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते तो पेरेंट्स फिर उनको डांटेंगे या फिर उनको पनिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं आप फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है, यानी कि वो बच्चों को गाइड करते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स? अगर समझ में आ गए तो जल्दी से कमेंट करके बोलिए कि अथॉरिटेटिव आपको समझ में आ गया है। यस, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट्स के कंपैरिजन में ही हम जो है बाकी देखेंगे, तब आपको इनका कंपैरिजन पता लगेगा। एंड प्रॉमिस मी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह की रही है। क्लियर? उसके बाद होता है अथॉरिटेरियन। एक चीज़ और इसमें हमने मिस कर दी कि इसमें जो बच्चों का नर्चर होता है ना, नर्चर यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण, वो बहुत अच्छा होता है। नर्चर कंप्लीट बेस्ट होता है नर्चर इसमें। देन इज अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में सबसे पहले पॉइंट से ही आपको पता लग जाएगा कि पेरेंट्स की नेचर क्या होती है, डोमिनेटिंग होती है। यानी कि पेरेंट्स हमेशा ना बच्चों के साथ झगड़ा करते रहते हैं, अकड़ू से रहते हैं, तो उनकी वार्म नेचर नहीं होती है बच्चों के साथ, कोल्ड नेचर होती है, ठंडे ठंडे से रहते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चों को प्यार से बिठाया, उनको कुछ समझाया, सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर होती है, जैसे कि किसी को इंस्ट्रक्शन दे दी और उसने वो काम कर दिया, इस तरह की होती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या एक्टिव हो पाएंगे? चाइल्ड एक्टिव नहीं होगा,
वो पैसिव होगा, क्योंकि उसको हैबिट क्या होती है, सिर्फ मम्मी पापा ने बोल दिया, तो इतना डर होता है उसमें, बच्चे यहाँ पर फियर में रहने लगते हैं कि अगर हमने ये गलती कर दी तो पता ही नहीं मम्मी पापा क्या करेंगे, हमारी पिटाई करेंगे या फिर हमें डांटेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चे पैसिव होते हैं, फियर में रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और यहाँ पर बच्चों को क्या है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, वो डांट कर कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपके साथ ऐसे किया जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या होते हैं, पुनिटिव, यानी कि पनिशमेंट गिवन स्टाइल होता है इनका। अगर बच्चों ने ऐसा नहीं किया तो उनको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती है, तो बच्चे नेचुरली डर में रहेंगे, तो वो उनके साथ ना फोर्सफुल एक्ट होता है कि फोर्सफुली वो चीज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे उनकी चॉइस ना हो। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है तो उसके साथ उसका मन है आर्ट्स लेने का, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम मेडिकल ही लो, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनकर निकले, है ना। लेकिन उसको तो कॉकरोच का डायसेक्शन भी नहीं करना आता, उसको डर लगता है डायसेक्शन से, तो वो क्या खाक डॉक्टर बनेगा। सो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स क्या होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है, फोर्सफुल करते हैं, तो बच्चे की जो नरिशमेंट होती है, नर्चर होता है वो अच्छा नहीं होता है अथॉरिटेरियन में। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चे चिड़चिड़े होकर निकलते हैं, पुनिटिव होते हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादातर लो होती है परफॉर्मेंस, क्योंकि डर के कारण ये वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शायद ये नहीं करना चाहते, तो नेचुरली परफॉर्मेंस जो है इनकी लो होगी। देन नेक्स्ट इज परमिसिव टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। अब परमिसिव स्टाइल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आप आज़ाद पंछी हो, जो करना चाहो आप करो, पार्टीज करनी है बच्चों करो, ऐश करो, ज़िंदगी जियो, है ना। तो वो बच्चों को हमेशा कहते हैं यस। बच्चे ने पूछा मम्मा मैं पार्टी में चला जाऊँ, जाओ बेटा। बच्चों ने पूछा कि हम बाहर घूमने चले जाएं, जाओ जी आप। तो ये टाइप ऑफ पेरेंट्स क्या होते हैं, हमेशा बच्चों को यस बोलते हैं। हो सकता है ये सोचकर कि उनका बेटा या फिर बेटी उनसे नाराज़ ना हो जाए या फिर कुछ भी, मतलब वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके पालन पोषण पर ध्यान नहीं देते कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। क्लियर। यानी कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर बच्चों को नहीं देखते हैं, बिल्कुल आज़ाद पंछी जैसे बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर। और उसका आउटकम क्या होता है, जब बच्चा कभी ना सुनने की आदत नहीं होती इनको, तो इसका आउटकम क्या होता है कि वो बुरी संगत में पड़ सकते हैं। उनको खुलेआम पैसे दे देना कि आप जाओ घूमो फिरो ऐश करो, हमारा तो बहुत हाई स्टेटस है। क्लियर। ये एग्जाम्पल दिए मैंने रिच की, लेकिन इसमें सिर्फ रिच लोग नहीं आते, इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं। तो इसकी आउटकम क्या होती है, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बन जाते हो, यानी कि वो अपराधी बन सकते हैं। क्लियर। चोरी करना, उनको जो गंदी हैबिट्स डल गई एक टाइम पर, अगर जाकर उनको पेरेंट्स कभी रोकते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको वो हैबिट्स की जो उनकी हैबिट्स बन चुकी हैं वो उनको चीज़ें वो चाहिए, तो उसके लिए वो चोरी करते हैं या फिर कोई भी बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्लियर। देन वो ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें किसी ने कैसे बात कह दी, क्योंकि वो खुद की प्रायोरिटी ज़्यादा समझते हैं। आप देखिए पेरेंट्स ने तो बड़ा लाडला रखा हुआ अपने बच्चे को कि आपकी प्रायोरिटी पूरी हाई पे है, आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई अपने हमारे बच्चे को कुछ नहीं कह सकता चाहे वो कितना ही गलत है। क्लियर। तो बच्चा भी खुद की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा समझने लगता है। जब वो सोसाइटी में उतरता है उसको हैबिट होती है खुद को प्रायोरिटी पे देखने की, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी तो ऐसे नहीं है कि आप उसके बेटे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई नज़र से देखा जाएगा। सोसाइटी सभी के लिए सेम है, वो सभी को उनकी जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी के नॉर्म्स है, जितना वो उसमें फिट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको जज करती है। तो सेल्फ प्रायोरिटी के कारण बच्चा उस चीज़ में एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, तो वो रेस्टलेस हो जाता है या ईगो सेंट्रिक हो जाता है कि उसने मुझे ये बात कैसे कह दी, मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा सकता, है ना। तो उनका टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है। सो बेसिकली जो परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है वहाँ पर ये चीज़ों के होने की जो शंका है या फिर हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा डेलिक्वेंट हो सकता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। सो द फाइनल वन इज़ ओवर प्रोटेक्टिव टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, जहाँ पे पेरेंट्स क्या है बच्चे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं, हम कहते हैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि बच्चा छोटा कहीं से गिर ना जाए या फिर वो कहीं
कुछ गलत चीज़ ना खा ले, व्हाट्सोएवर, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर ओवर प्रोटेक्टिव होना, बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर्ड रखना। बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं फिर भी उनको खुद से अपने कपड़े डालने नहीं आते, ठीक है, कि वो अपना गला ना फंसा लें या हाथ ना डालें, इनको डालना नहीं आता, छोटे हैं, व्हाट्सोएवर, ठीक है। बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव रखते हैं, बहुत पैम्पर्ड रखते हैं। वो बच्चे कैसे होते हैं फिर? वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं ना होते। जब तक बच्चे, हम कहते हैं कि जब तक ये धक्के नहीं ना खाते खुद, तब तक सीखेंगे नहीं। इनको कुछ मर्जी बोली जाओ, इनको समझ में नहीं आता। जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये सीखेंगे नहीं। तो ये पेरेंट्स बच्चों को एक्सपीरियंस करने ही नहीं देते, खुद उनके सामने सारी चीज़ प्रोवाइड रखते हैं। तो ये बच्चों को इनसिक्योरिटी फील होती है जब ये अपने पेरेंट्स से दूर किसी के पास भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ये शाय नेचर के ही रह जाते हैं। क्योंकि घर पे इनको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है? ओवर प्रोटेक्टिव का। हर समय पेरेंट्स अवेलेबल होना, कोई भी चीज़ चाहिए पेरेंट्स ने झट से आकर देखना कि क्या बच्चा सही कर रहा है नहीं कर रहा, हर समय उसको गाइडेंस दी जानी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पे बच्चा क्या होता है? डिपेंडेंट हो जाता है पेरेंट्स पे टोटली। क्योंकि बच्चों को वो फ्री नहीं छोड़ते हैं तो वो डिपेंडेंसी हो जाती है और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि कहीं गलत डिसीजन ना ले ले। चॉकलेट भी लेने गया तो भी बोलेंगे बेटा वो वाली लेके आना, वो मत लेके आना। बच्चे को कभी तो छोड़ो खुला, उसको खुद भी एक्सपोजर कुछ तो मिलने दो। तो इस तरह से होते हैं ओवर प्रोटेक्टिव, जहाँ पे बच्चे वीक रह जाते हैं, शाई रह जाते हैं। इसका भी क्या होता है? कोई ना कोई वैलिड रीज़न भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का काफ़ी साल हो गए, ठीक है, बेबी नहीं हो रहा था, तो 10 साल के बाद बच्चा हुआ तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या फिर कोई इंसिडेंट हो गया तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। सो आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी जो थ्योरीज है बहुत इंटरेस्टिंग है वो डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep watching, friends.